हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। अब नवोदय की वैकेंसी आ गई कॉन्ट्रेक्चुअल की। आप लोग उम्मीद है कि सब लोगों ने फॉर्म फिलअप कर भी दिया होगा, और जो लोग फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो अभी 23 तक है, आप फॉर्म फिलअप कर। स्टूडेंट्स की परेशानी ये भी हो रही है कि तैयारी कैसे करें, कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी कैसे करें। एक उनके मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि कम से कम समय में किन सारे क्वेश्चंस को करें जो आपके इंटरव्यू में आपको हेल्प कर सकता है। तो मैंने पिछले भी लेक्चर में जब डीएवी की वैकेंसी आई थी तो मैंने उस टाइम पे भी लेक्चर बनाया था, यूट्यूब लेक्चर। और उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनका बेनिफिट भी मिला होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ग्रुप में लिखा भी कि सीसी से क्वेश्चन आया, डीडीसी से क्वेश्चन आया, आपके पास ACR2 से क्वेश्चन आया, मार्क फॉर्मेट से क्वेश्चन आया, मार्क टैक्स से क्वेश्चन आया। तो मुझे जहाँ तक लगा कि मैंने जितने क्वेश्चंस को कराया पिछले डीएवी इंटरव्यू में, उनसे कुछ प्लस क्वेश्चंस को मैं इसमें कराने जा रहा हूँ, क्योंकि डीएवी का पैटर्न थोड़ा अलग। लाइब्रेरी दोनों स्कूल लाइब्रेरी है, बट डीएवी एक नॉन रेसिडेंशियल स्कूल है और आपके नवोदय में एक रेसिडेंशियल स्कूल है। तो दोनों रेसिडेंशियल स्कूल में और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ता है। आपको विद इन कैंपस रहना होगा, आपको उसी कैंपस में रह करके आप लाइब्रेरी के साथ साथ अदर वर्क में भी आपको इन्वॉल्व होना होगा। ये नवोदय का एक तरह से रूल्स भी है। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको पता है ना कि नवोदय एक रेसिडेंशियल स्कूल है, तो आपको ये चीज़ पहले से ही पता होना चाहिए कि अब नवोदय एक रेजिडेंशियल स्कूल है। आपको कैंपस में रहना है, लाइब्रेरी एक्टिविटी के अलावा और सारी एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व रहना है। तो जितने भी तरह की एक्टिविटी स्कूल कैंपस में होंगे सभी में आपको इन्वॉल्व रहना है, और सैलरी भी अच्छी खासी नवोदय आपको देती है, तो इसके लिए आपको टेंशन भी नहीं है, रहने की फैसिलिटी भी देती है। तो बहुत सारी चीज़ें प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात है कि सेंट्रल एक तरह से हो जाता है कि अगर आप वहाँ पर काम कर लेते हैं तो फिर आपका एक एक्सपीरियंस, आपका प्रोफाइल भी इससे रिच होता है। तो आपको किसी भी तरह से ये अपॉर्चुनिटी को, अगर आप अभी कहीं जॉब इनरोल नहीं है तो आप एक ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। तो अब इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपका 6 से लेकर के 8 तक इंटरव्यू होने जा रहा है, तो उस कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी कैसे करें। तो मेरे जो बताए गए पिछले लेक्चर पे भी मैंने बताया था कि लगभग आपको 20-25 क्वेश्चन करने हैं। 20-25 क्वेश्चन से आपको ज़्यादा नहीं करने हैं। उम्मीद तो है कि आपको उन 20-25 क्वेश्चन में आपको निश्चित रूप से आ जाएगा। और अभी तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला मुझे कि जिनको मैंने नहीं पढ़ाया और जो एग्ज़ाम में आया। तो मैं और भी क्वेश्चन को मैं आज अपने लेक्चर में इंक्लूड कर रहा हूँ, ताकि वो भी क्वेश्चन अगर इनकेस आपके पास आता है तो आप वो भी क्वेश्चन को ना छोड़ें। और नवोदय के साथ साथ मैं एक और भी मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो यूसी नेट की तैयारी भी कर रहे हैं उनको भी एक मैसेज है कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको अपने नेट की कुछ सिलेबस है उसको भी मैं कराते जा रहा हूँ। तो ये मेरा नवोदय और केवीएस या आपके यूजीसी नेट, मैं सारे पे आपको तैयारी कराऊंगा। तो फिलहाल आज चलिए नवोदय लाइब्रेरी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और मैंने कुछ पहले से पढ़ा रखा है, तो आज उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस करूँगा तो वीडियो लार्ज हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से भी देख सकते हैं। और चलिए तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब आप मेरे डीएवी प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे तो वहाँ पर भी मैंने समझाया है कि व्हाट इज क्लास नंबर। ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद है व्हाट इज कॉल नंबर। कॉल नंबर को भी मैंने प्लेलिस्ट में समझाया हुआ है कि कॉल नंबर किसको बोला जाता है, वहाँ पर जाकर इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद है एक्सेशन रजिस्टर, ये भी मैंने प्लेलिस्ट में, और इवन इसका यहाँ तक कि मैंने उसका डेमो क्लास भी दे रखा है आपको कि कैसे आप कैटलॉग एक्सेशन रजिस्टर को फिल करेंगे। मैंने 15 कॉलम को बनाया है और 1 बाय 1 कॉलम को कैसे आप एंट्री करेंगे वो भी मैंने उसका पूरा डेमो क्लास दे रखा है। तो आप यदि इनकेस आपके पास वहाँ पर नवोदय इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर एक्सेशन रजिस्टर के बारे में कुछ पूछा जाए तो आप उसको भी आंसर अच्छे से तरीके से दे सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक बुक दे दिया जाए, आप उसको एंट्री करने भी दिया जा सकता है।
तो आप उसको एंट्री कर भी सकते हैं। तो इससे बेटर है कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और एक्सेशन रजिस्टर को कैसे फिल किया जाता है वहाँ मैंने इसका पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आप वहाँ से इसको सीख ले सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एक्सेशन रजिस्टर कॉलम क्लासिफिकेशन। इसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहाँ से कॉलम क्लासिफिकेशन किसने डेवलप किया है, पूरे कॉलम क्लासिफिकेशन के बारे में फ्रॉम फर्स्ट एडिशन टू 7th एडिशन आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे रखा है, वो आपसे जाकर के इसको आप पढ़ सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पर। इसके बाद आता है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसको भी मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है फ्रॉम फर्स्ट एडिशन टू 23rd एडिशन। आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, किस इन्फॉर्मेशन किस एडिशन में क्या क्या चेंजेज हुए, उसमें कितने टाइप्स के टेबल्स हैं, कितने ये हैं क्या बोलते हैं रूल्स भी हैं, प्रैक्टिकल भी मैंने करा के रखा है आपको। डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन पे कुछ प्रैक्टिकल क्लास भी दे रखा है, तो वहाँ से भी जा करके आप उसको प्लेलिस्ट से समझ सकते हैं कि अगर मान लो कोई बुक आपको दे दिया जाए उसको क्लास नंबर भी निकालने दिया जा सकता है, या किसी बुक का क्लास नंबर भी पूछा जा सकता है। तो वहाँ भी मैंने इसको पूरा डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी क्लास दे रखा है, तो वहाँ से आप जा करके इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ये भी आपके डीएवी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, किसी ने स्टूडेंट ने कमेंट भी किया है इस पर कि क्या क्या पूछा गया था, तो उसमें एक स्टूडेंट ने जवाब दिया कि बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो एस आर रंगनाथन के बारे में जान लीजिए कि उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, उनका एजुकेशन क्या था, उनका वो कब कहाँ कहाँ रहे, उनको क्या क्या अवार्ड मिला, इसका पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहाँ से जा करके इसको सीख सकते हैं। इसके बाद आते हैं मार्क टैग। ये भी मैंने आपको कैटलॉग ACR2 के साथ मार्क टैग का प्रैक्टिस कराया है, वहाँ से भी जा करके आप मार्क टैग कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स को मैं आज भी थोड़ा आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स मार्क टैग में, जैसे आप कॉल नंबर आता है, क्लास नंबर आता है, इसके बाद आता है आपका ये ऑथर टाइटल, एडिशन, पब्लिकेशन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट आइडेंटिटी, तो इस सब का मैंने मार्क टैग वहाँ पर प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप उसको वहाँ से जा करके सीख लीजिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इनकेस किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखिए, अगर जो समझ में नहीं आता है मैं उसको फिर अगले लेक्चर में उसको पढ़ाऊँगा। अभी तो 6 मई आने में लेट है, तो आज का लेक्चर के बाद जो बीच में गैप बचता है, इस गैप में आप पढ़ें, और पढ़ने के बाद अगर कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले लेक्चर आपके लिए स्पेशल आपके लिए लेक्चर लेकर के आऊँगा कि आपका कोई भी तरह का डाउट्स होता है जहाँ नहीं समझ में आता है, या कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो आप उस टॉपिक को भी लेकर के आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक को आपको उसको क्लियर करूँगा। तो ठीक है, मार्क टैग भी मैंने आपको बता के रखा है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली टैग्स हैं उसको आप याद रख लीजिए कि जैसे आप ऑथर का नाम आता है वो पर्सनल नेम करके आता है 100, टाइटल, इसके बाद एडिशन, तो ये सब कुछ कॉमन टैग्स होते हैं जो आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं हम लोग ACR2R, इसका भी मैंने प्रैक्टिस करा रखा है अपने प्लेलिस्ट में कि वहाँ पर ACR2 में कैसे एंट्री किया जाता है। ACR2 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा ठीक है, डेमो भी मांगा जा सकता है कि एक बुक आपके सामने दे दिया जाएगा और इसका एंट्री मेन एंट्री बनाने बोल दिया जा सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। 2 से 4 मिनट का इंटरव्यू, 5 मिनट का इंटरव्यू होता है, ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ACR2 में कितने टाइप्स के एंट्री होते हैं, या अगर टाइटल है बुक का तो उसका एंट्री कैसे आप बनाएंगे। तो आपको टाइटल अगर आता है तो उसका एंट्री क्या होता है कि अगर उसमें ऑथर नहीं है, मतलब आपको एडिटेड बुक है, एडिटेड बुक में टाइटल एंट्री का उसका मेन एंट्री कैसे बनाएंगे। तो याद रखिएगा कि अगर एडिटेड बुक आती है तो उसका जो एंट्री होता है मेन एंट्री, वो टाइटल एंट्री कहलाता है, मेन एंट्री टाइटल। तो इसके बाद जैसे फर्स्ट ऑथर है तो आपको मैंने बता के रखा है, सेकंड ऑथर है, ज्वाइंट ऑथर है, तो उसको मैंने बता के रखा है अपने प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाकर के सीख सकते हैं कैटलॉग कार्ड बनाना। कैटलॉग कार्ड का साइज क्या होता है, 5x3। आपसे पूछा जा सकता है कि उसका सेंटीमीटर में बताइए, तो आपको बताना है कि 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। तो आपको ये सब क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है इसी से ज़्यादा पूछा जा सकता है, ज़्यादा से ऐसा नहीं कि आपको एक कैटलॉग कार्ड बनाने दिया जा सकती है, या मोस्ट चांस रखिए नहीं के बराबर है। 2 से 4-5 क्वेश्चन आपसे जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो उन्हीं सब क्वेश्चन को आपके सामने रखा जाएगा। इसके बाद आता है CCC। CCC किसने डेवलप किया है,
अब आते हैं जैसे ACR2 को किसने डेवलप किया है? तो ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, इन्होंने तीनों मिलकर के एक क्या है, ACR2 एक रूल्स है जो कैटलॉग के लिए एक रूल्स बनाया गया है कि यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है कि एकरूपता। ऐसा नहीं कि आज मैं अपने लाइब्रेरी में हूँ तो एक नए टाइप का कैटलॉग कार्ड बना रहा हूँ, कोई अपने किसी लाइब्रेरी में है तो नए कैटलॉग कार्ड का बना रहा है। तो एक फॉर्मेटी होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी। तो यूनिफॉर्मिटी मतलब एकरूपता आनी चाहिए कि हम यहाँ जो यूज कर रहे हैं किसी लाइब्रेरी में उसी फॉर्मेट को वो यूज कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि परेशानी नहीं होती है कि आज मैं अपने जगह पर हूँ, कल मैं किसी और जगह पे जाता हूँ तो मुझे एकरूपता मिलेगी, ऐसा नहीं कि वहाँ पर कुछ चेंजेस मिलेंगे। तो इसी कारण से ACR2 एक रूल्स है, रूल्स को हम लोगों को अप्लाई करना पड़ता है। तो ये फॉर्मेट है कि आपको याद रखिएगा कि इसका साइज क्या होता है, ये होता है 5 इंच इंटू 3 इंच, सेंटीमीटर में बोला जा सकता है 12.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर, ये याद रख लीजिएगा आप इसको। तो उसके बाद आते हैं हम लोग सीसीसी में। देखिए मैंने पहले ACR2 में कितने टाइप्स के एंट्री होते हैं? ACR2 में 2 टाइप्स की एंट्री होते हैं, एक मेन एंट्री, एक एडेड एंट्री। एडेड एंट्री का मतलब होता है अदर देन मेन एंट्री। एक तो मेन एंट्री आप बनाएंगे ही कार्ड का, और एक अदर एडेड एंट्री बनाएंगे जिसमें एडेड एंट्री सब्जेक्ट, एडेड एंट्री सीरीज, एडेड एंट्री टाइटल, ये सब आपको क्वेश्चन याद रख लेना है कि अब जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, अब प्रैक्टिस कराना, तो एक एक क्वेश्चन को मैंने लिस्ट में सारा क्वेश्चन को डाल रखा है, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। और मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। ACR2 में कितने टाइप्स के एंट्री होते हैं? तो पहला क्या है, मेन एंट्री होते हैं, दूसरा एडेड एंट्री होते हैं। एडेड एंट्री का मतलब होता है अदर देन मेन एंट्री, मेन एंट्री के अलावा जो एडेड एंट्री किस किस चीज़ का बनता है? तो एडेड एंट्री सब्जेक्ट का बनता है, टाइटल का बनता है। जब एक से ज़्यादा ऑथर होते हैं तो ऑथर का भी, जब 2 ऑथर 3 ऑथर आ गए तो एडेड एंट्री ऑथर के नाम से बनता है, सीरीज एंट्री बनता है। तो ये सब आपको याद लेना है। इसके बाद चलिए अब CCC पे आते हैं। CCC को किसने डेवलप किया है? इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लासिफाइड कैटलॉग को CCC का फुल फॉर्म बताइए। तो आपको बताना है कि CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड किसने डेवलप किया है? डॉक्टर SR रंगनाथन ने। कब डेवलप किया है? 1934 में डेवलप किया है इसको। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए। और मेरे लेक्चर को जो मैंने बता रहा हूँ, अगर हो सके तो 2 बार 3 बार इंटरव्यू जाने से पहले 2 बार 3 बार आप उसको पढ़ लीजिए। और मेरे प्लेलिस्ट में जितना मैंने लेक्चर बना के रखा है उसको आप पढ़ लीजिए, उसको रेगुलर आप पढ़ते रहिए। आपकी तैयारी, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 100% आपका इंटरव्यू आने से पहले 100% तैयारी आपकी हो जाएगी इंटरव्यू से रिलेटेड। तो CCC का हो गया कंप्लीट। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वॉलपेपर मैगजीन। बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि वॉलपेपर मैगजीन होता क्या है। वॉलपेपर मैगजीन को समझने के लिए क्या होता है, इसको बोलते हैं भित्ति चित्र। दीवार पर मैगजीन को बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब छोटे स्कूल में, प्ले स्कूल में या स्कूल लाइब्रेरी होता है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी, तो वहाँ पर हायर सेकेंडरी तक रहते हैं। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको उतना बुक से अटैचमेंट नहीं होता है, तो उनको दीवार पर डिफरेंट तरह के कार्टून वगैरह बना के और बच्चों से बनवाया जाता है, ताकि बच्चे को क्रिएटिविटी, बच्चों के दिमाग में या बच्चों में एक क्रिएटिविटी पैदा हो, नई कुछ करने की भावना हो उनमें। तो वॉलपेपर मैगजीन क्या करता है, किसी चीज़ का किसी थीम पर बनाया जाता है, उससे बच्चों को एक तो बनाने में उनका कुछ न कुछ सोच लगता है, और उससे उनको मैसेज जाता है कि इस थीम को बनाने से वो क्या समझ पाए। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि वॉलपेपर मैगजीन ये आपको स्कूल में मिलेगा ही मिलेगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉलपेपर मैगजीन क्या, इसका क्या रोल है, तो आप बताएंगे कि इससे बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा होता है। इसके बाद होता है कि आप हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग हैबिट्स। ये भी एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग हैबिट्स। अब छोटे स्कूल के जो बच्चे होते हैं, स्कूल के जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत नटखट भी होते हैं, बहुत शरारती, पढ़ने में उनका मन नहीं लगा रहता है। बहुत कम रेयर केस में बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के प्रति ज़्यादा उनका अटैचमेंट होता है, बट ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नटखट होते हैं, बहुत शरारती होते हैं, अब उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो कैसे आप एक एज ए लाइब्रेरियन आप उसको कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे उनको अपने लाइब्रेरी में उनका क्यूरियोसिटी कैसे पैदा करेंगे, जिज्ञासा, उनके मन में जिज्ञासा आप कैसे
पैदा करेंगे पढ़ाई के प्रति, लाइब्रेरी के प्रति। क्योंकि अगर छोटे बच्चे में ही स्कूल को स्कूल के बच्चों में एक लाइब्रेरी के प्रति अटैचमेंट आप डाल दीजिएगा ना, तो उनकी जो सोचने की क्षमता है, उनको कुछ करने की क्षमता है, वो डेवलप होता है। तो ये आप यहाँ ध्यान रखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा रोल है लाइब्रेरी का। अगर लाइब्रेरी और एक लाइब्रेरियन अगर चाहे तो कहा जाता है कि अगर एक लाइब्रेरियन और एक स्कूल का डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल होता है एक लाइब्रेरी और एक लाइब्रेरियन का। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों में आप कैसे उनको क्रिएटिविटी, कैसे उनके क्यूरियोसिटी कैसे पैदा करेंगे, तो आप उनमें इम्प्रूव रीडिंग हैबिट्स बढ़ने की, तो उनको कुछ कुछ नई बुक्स, स्टोरी बुक्स में पंचतंत्र, कहानी की बुक्स जो उनको अच्छा लगे, उनके लिए इंटरेस्टेड मैगजीन्स हो, उनको आपको लेना है। कुछ प्रतियोगिता अरेंज करनी है लाइब्रेरी में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बुक्स को पढ़ेंगे उनको कुछ अवार्ड आपको कुछ देना है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप कुछ ना कुछ लाइब्रेरी में प्रतियोगिता कर सकते हैं। बहुत तरह की एक्टिविटी हैं जो आप लाइब्रेरी में कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, बच्चों में रीडिंग हैबिट्स, पढ़ने के प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, और इसका भी तैयारी कर लीजिएगा। वॉलपेपर मैगजीन्स, इसको भी पढ़ लीजिए। मैं जो बता रहा हूँ बस उतना ही आप समझ लीजिए कि वॉलपेपर मैगजीन्स क्या होता है। इम्प्रूव रीडिंग हैबिट्स, इसको भी कैसे बच्चों में बढ़ाया जाता है उसको समझ लीजिएगा। कुछ चिल्ड्रंस मैगजीन का नाम जैसे पंचतंत्र हो गया, चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया हो गया, आपका टेल मी वाई, और भी बहुत सारे मैगजीन्स हैं, विष्णु शर्मा, और भी बहुत सारे हैं मैगजीन, चिल्ड्रंस मैगजीन। उसको आप गूगल से नोट करके कुछ मैगजीन्स का नाम भी आप याद रख लीजिएगा कि जो इम्पोर्टेंट मैगजीन्स होते हैं चिल्ड्रंस मैगजीन, उनका 5, 6 या 10 आप दिमाग में अपने लिख करके रख लीजिए गूगल से या कहीं किसी अदर सोर्सेज से, और 8-10 मैगजीन का आप अपने पास नाम लिख करके रख लीजिए। हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम सबसे बात आते हैं RFID, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी और हाइब्रिड लाइब्रेरी। देखिए यहाँ पर बात करेंगे पहले हम लोग RFID को। ये क्या होता है RFID, इस चीज को आप समझिए। इसके साथ मैंने बारकोड रखा है। तो बारकोड भी क्या होता है कि पहले बारकोड आया कि पहले RFID आया, या अभी लाइब्रेरी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है कि पहले बारकोड की। तो बारकोड क्या होता था कि आप देखते हैं कि आप कहीं भी मॉल में जाते हैं तो बारकोड भी वहाँ सर्कुलेशन में है, और आपका RFID भी है। कैसे है RFID और बारकोड है कि जब आप कोई सामान इशू कराते हैं तो वहाँ पर आपको देखते हैं स्कैनर से वो क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। तो स्कैन करते हैं तो वो क्या हो गया, उससे सर्कुलेशन उनका होता है, और उसी से बिल उनका जनरेट होता है। तो वहाँ पर होता है बारकोड। लाइब्रेरी में भी बारकोड होता है, बट अभी लाइब्रेरी में लेटेस्ट जो बोला जाता है वो RFID है। RFID अभी करंट जो है वो हम लोग RFID बेस्ड लाइब्रेरी बना सकते हैं। RFID क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इससे क्या होता है, बारकोड से सिर्फ होता है, याद रखिएगा कि ओनली फॉर सर्कुलेशन। बारकोड सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेशन में काम आता है, और उनका कोई काम नहीं है। बट RFID का क्या काम है कि सर्कुलेशन विथ एंटी थेफ्ट। एंटी थेफ्ट क्या हुआ, एंटी थेफ्ट होता है बुक को चोरी होने से बचाने के लिए। कैसे, देखते हैं जब आप मॉल में जाते हैं तो एक गेट लगा रहता है। अगर आप किसी सामान को बिना इशू कराए आप गेट तक पहुंचते हैं या निकलने की कोशिश करते हैं तो अलार्म करता है। अलार्म करने का मतलब है कि आपने उस सामान को परचेज नहीं किया है। तो परचेज नहीं किया, उसमें एक टैग लगा रहता है। जब आप जाते हैं काउंटर पे तो देखते हैं कि जो भी स्टाफ रहते हैं उस टैग को निकालते हैं, मैग्नेट लगा रहता है, उसको वो निकाल लेते हैं। देखिएगा किसी भी मॉल में जाते हैं या प्रैक्टिकल देख ही चुके होंगे कि जब वो सामान जब आप परचेज करते हैं तो वो उसको क्या करते हैं, पंच से उस सामान को निकाल लेते हैं। मतलब वो RFID टैग होता है, तो उसको वो निकाल लेते हैं। उसके बाद आप यदि सामान लेके जाते हैं तो अलार्म नहीं करता है। जब वैसी का सेम केस होता है लाइब्रेरी में भी एक सिलिकॉन का चिप होता है, वो बुक में पेस्ट किया जाता है। उससे क्या होता है कि जब आप बिना बुक को इशू कराए लाइब्रेरी से जाने की कोशिश करते हैं तो अलार्म करने लगता है। ये आपके साथ अभी बहुत लोग प्रैक्टिकल अभी नहीं होंगे इस चीज़ से।
जब आप इसको देखेंगे, जब लाइब्रेरी में इम्प्लीमेंट करेंगे या किसी लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ RFID कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है उस चीज़ को आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि RFID का क्या रोल है लाइब्रेरी में। तो यहाँ मैंने समझा कि इससे क्या होता है कि सर्कुलेशन और एंटी थेफ्ट, मतलब बुक को चोरी होने से बचाने के लिए, अगर कोई बुक बिना इशू कराए जा रही है बाहर तो वो अलार्म करने लगेगा। इट मीन्स कि वो बुक बिना इशू कराए जा रही है तो आप उसको रोक सकते हैं, और तब उसको रोक सकने का मतलब है कि आप उनको चोरी होने से बचा लिए। तो यही होता है RFID और बारकोड का। बारकोड का सिर्फ सर्कुलेशन में काम आता है लाइब्रेरी में, और उसका कुछ दूसरा कोई काम नहीं है। अब हम लोग तीनों के लिए चलो डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी और हाइब्रिड लाइब्रेरी, ये तीनों को हमने नेक्स्ट स्लाइड पे आपको डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी और हाइब्रिड लाइब्रेरी को समझाता हूँ। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं करा देता हूँ, तो इसके बाद फिर मैं आपसे बात चलिए ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी और हाइब्रिड लाइब्रेरी के साथ आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमने पिछले लगभग 12-13 क्वेश्चन को किया पिछले स्लाइड्स में। इस स्लाइड्स में हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी और हाइब्रिड लाइब्रेरी को जानते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है, हाइब्रिड लाइब्रेरी क्या होता है, वर्चुअल लाइब्रेरी क्या होता है। ठीक है, आप लोग सब लोग यूज़ करते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी को भी यूज़ करते हैं और हाइब्रिड लाइब्रेरी को भी यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं वो समझ लीजिए कि किस टाइप की लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी बोला जाता है, किस टाइप्स की लाइब्रेरी को हाइब्रिड लाइब्रेरी बोला जाता है और किस टाइप्स की लाइब्रेरी को वर्चुअल लाइब्रेरी बोला जाता है। तो डिजिटल लाइब्रेरी का डेफिनेशन क्या है? ए डिजिटल लाइब्रेरी के कलेक्शन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज सच एज इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स एंड मल्टीमीडिया मटेरियल्स दैट कैन बी एक्सेस्ड एंड सर्च्ड ऑनलाइन। जिसको डिजिटल लाइब्रेरी बोलते हैं, जिसको आप मटेरियल को ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं विद इन अ लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के आउटसाइड ऑफ द लाइब्रेरी। बाहर से भी आप उसको लाइब्रेरी के सोर्सेज को आप सर्च कर सकते हैं और लाइब्रेरी के अंदर भी विद इन कैंपस भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें क्या होता है, डिजिटल लाइब्रेरी में क्या कलेक्शन होता है? डिजिटल रिसोर्सेज, चाहे वो माइक्रोफिल्म में हो, माइक्रोफिश में हो, उसमें क्या होता है कि सारे मटेरियल्स को, लाइब्रेरी के जो अवेलेबल मटेरियल्स रहते हैं उसको एक क्या किया जाता है कि उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और उसका एक डेटाबेस बना करके सिस्टम लाइब्रेरी के वेबसाइट्स पे, आप लाइब्रेरी का अगर ऑन वेबसाइट्स है, अपना वेब पेज है लाइब्रेरी का, तो उस पर डाल दिया जाता है। तो वहाँ से यूजर्स क्या कर सकते हैं कि अगर लाइब्रेरी आके पढ़ना चाहे तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और घर बैठे भी इसको पढ़ना चाहें तो उसको भी एक्सेस कर सकते हैं 24/7। तो ये क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक बुक, जैसे आजकल देखते हैं ना कि बहुत, आप गूगल पे कोई बुक्स को डालते हैं तो आपको क्या मिलता है? ई बुक्स मिलता है। तो उसी तरह लाइब्रेरी में भी ई बुक्स प्रोवाइड किया जाता है, लाइब्रेरी परचेज करती है ई बुक्स। तो उसके बाद है ई बुक्स हो गया, मल्टीमीडिया मटेरियल्स हो गया, दैट कैन बी एक्सेस एंड सर्च। क्या होता है? सर्च किया जाता है ऑनलाइन। दिस रिसोर्सेज आर स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट एंड कैन बी एक्सेस। क्या होता है? उसको डिजिटल फॉर्मेट में उसको स्टोर किया जाता है एंड कैन बी एक्सेस रिमोटली, कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मतलब आप लाइब्रेरी से भी बैठ करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। लाइब्रेरी जो साइबर लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है कंप्यूटर की फैसिलिटी, वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, या आप अपने मोबाइल से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं घर बैठे। आते हैं हम लोग वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी क्या होता है? ये वर्चुअल लाइब्रेरी इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टिपिकली थ्रू ए वेब बेस्ड इंटरफेस. Users can search, browse, access to wide range of electronic materials, including ebooks, databases, and multimedia content. अब देखिए, लग रहा है दोनों का डेफिनेशन सेम है। डिजिटल लाइब्रेरी में वही होता है कि हम क्या करते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। वर्चुअल लाइब्रेरी में भी डिजिटल रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है डिफरेंस कि वर्चुअल लाइब्रेरी को बोला जाता है वॉललेस लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है कि आपको जाकर वहाँ पर किसी लाइब्रेरी के पर्टिकुलर किसी लाइब्रेरी को अगर आप एक्सेस कर सकते हैं तो उसको डिजिटल लाइब्रेरी बोला जाता है। बट यदि आप घर बैठे किसी अदर जगह से आप किसी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर या अदर डिवाइसेस, तो वो होता है कि आपका वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी मतलब इट इज अ वॉललेस लाइब्रेरी, जहाँ पर आपके आसपास में, आपके सराउंडिंग्स में कहीं पर भी कोई वॉल, कोई बैरियर नहीं दिखेगा आपको। ओपन टू मतलब है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है।
तो यहाँ पर कोई लाइब्रेरी का ये नहीं है कि आप किसी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। आप कोई भी आप गूगल से कोई कंटेंट एक्सेस कर रहे हैं तो वो आप वर्चुअल लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। जैसे आप कोई मान लें कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑन, आप गूगल पे सर्च किए कि व्हाट इज लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, व्हाट इज लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, तो वो कोई लाइब्रेरी से आपको कनेक्ट नहीं करके देता है। वो आपको क्या किया, एक कंटेंट दे दिया कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को जहाँ डिफाइन किया गया है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड लाइब्रेरी। बट जब किसी लाइब्रेरी को आप यूज करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन यूज करें या विद इन लाइब्रेरी यूज करें, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी। तो दोनों में यहाँ पर समझ में आ गया कि डिजिटल लाइब्रेरी किसको बोलते हैं और वर्चुअल लाइब्रेरी किसको बोलते हैं। तो अब आते हैं हम लोग हाइब्रिड लाइब्रेरी। A hybrid library combines traditional library resources and services with digital and electronic resources. This type of library offer a mix of print materials such as books, journals, alongside electronic such as e-books, databases and online journals. देखिए हाइब्रिड लाइब्रेरी क्या होता है कि ये दोनों तरह के मटेरियल्स को प्रोवाइड करता है। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी के रूप में भी जाना जाता है और इसको ऑनलाइन लाइब्रेरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर दोनों टाइप्स के मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों को। प्रिंट ट्रेडिशनल जैसे पहले हुआ करता था कि आपको लाइब्रेरी में जाना है, वहाँ पर ट्रेडिशनल मतलब मटेरियल आप उसको ट्रेडिशनली एक्सेस कर सकते हैं और घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है हाइब्रिड लाइब्रेरी। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों समझा दिया, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी और हाइब्रिड लाइब्रेरी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको कि हाइब्रिड लाइब्रेरी क्या होता है, तो आप उम्मीद है कि आप उसको आंसर अच्छे से आप दे पाएंगे। उसी तरह डिजिटल लाइब्रेरी पूछा जा सकता है तो आप इसको आंसर आप दे सकते हैं। अब कुछ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हैं, उससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोहा के बारे में किसने डेवलप किया था। तो कोहा को किसने डेवलप किया था, कटिबू कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड ने डेवलप किया था 1999 में। तो यह आपको याद रखना है। फिर किसने कितने मॉड्यूल होते हैं, तो 6 मॉड्यूल है कोहा में होते हैं। तो आपको याद रख लेना होगा कि कोहा का कॉन्फ़िगरेशन भी आप याद कर लीजिए कि मान लीजिए आपको कोहा इंस्टॉल करना है, उसका क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होता है। जनरली पूछा नहीं जाता है लेकिन हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो कोहा कॉन्फ़िगरेशन ये किस पे काम करता है, तो ये लिनक्स पे काम करता है। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चन हैं, आप चाहें तो उसका और अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ई ग्रंथालय को किसने डेवलप किया है, एनआईसी ने डेवलप किया गया है। तो इसको ई ग्रंथालय भी आप उसको जान सकते हैं कि आप अगर आपसे पूछा जा सकता है कि हैव योर नॉलेज एंड एनी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास कोहा या ई ग्रंथालय का अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तो आप उसको बता सकते हैं। या लिप्सिस भी आपसे पूछा सकते हैं। जनरली लिप्सिस यूज नहीं होता है, लिप्सिस एक पैकेज है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ये पैकेज वाला है, पैसा लगता है इसमें और काफ़ी अमाउंट लगता है, इसलिए आपसे लिप्सिस के बारे में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कोहा ओपन टू ऑल है और इजी टू यूज एंड इजी टू कस्टमाइज है। आप इसको कोहा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को डील कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको मेरे बताए गए लेक्चर से आपको बहुत हद तक आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। ये मेरा आपके साथ कमिटमेंट है। अगर किसी को और भी लगता है कि और भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है या नहीं समझ में आया है किसी क्वेश्चन को, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपको साथ जब भी नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो मैं वो आपके क्वेश्चंस को रखूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ। तो और एक और चीज़ मैं आप लोग बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो पहला क्वेश्चन, जैसे आप इंटरव्यू चैम्बर में घुसेंगे तो पहले आप परमिशन लेंगे। परमिशन लेने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको बैठने दिया जाएगा। तो आपको तो एक इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है उसको आपको ध्यान में रखना है कि कैसे जो फ्रेशर होते हैं, जब कभी इंटरव्यू नहीं दिए हुए हैं, तो एक दिमाग में पहले से आप तैयार कीजिए। हो सकेगा तो मैं एक मॉक इंटरव्यू भी आपके लिए ऑर्गेनाइज करूँगा अपने ऑफिस में और उसको आपके सामने शेयर करूँगा ताकि आप समझ पाएँ कि पूरा इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होता है। उसमें आपको आपके बारे में पूछा जा सकता है कि काइंडली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या अबाउट योर सेल्फ। तो आपको बताना है, तो आप एक अपना मतलब बायोडाटा कैसे आप अपने आप को प्रोड्यूस कीजिएगा, इंट्रोड्यूस कीजिएगा, उसके बारे में एक थोड़ा सा 4-5 लाइन का एक अपने आप तैयार कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपसे हो सकता है कि पूछा जा सकता है। तो मेरे बताए गए अभी तक का जितना भी क्वेश्चन है मैंने ऑनेस्टली आप लोगों के सामने रखा है और उम्मीद है कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। तैयारी करते रहिए। निश्चित रूप से अगर मान ले ये आपके साथ नवोदय एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप कोशिश कीजिए कि 100% लेने के लिए। और जिस तरह वैकेंसी होगी ये तो पता नहीं है कितनी सीट खाली है, लेकिन आप सब लोग अच्छे बेटर प्रिपरेशन
कीजिए और इंटरव्यू के लिए जाइए। ये मैं आप लोगों के साथ अभी से मैं सबको आपको पहले से ही एडवांस में विश कर देता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और इंटरव्यू दीजिए। तो सभी के लिए फिर अगेन ऑल द बेस्ट। आपका इंटरव्यू अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छा आपका इंटरव्यू अच्छे से जाए। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।